डीप ब्रीदिंग करते हुए प्रार्थना करेंगे। रचना जी प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। आद्या आप हो तो आप करो, अदरवाइज तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. आज हम लोग देख रहे हैं प्रणाम 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 दिव्या। हम लोग ने इस दिन पढ़ा था कि जब भी हम लोग काउंसलिंग करेंगे, कितने लोगों ने काउंसलिंग वाला पीडीएफ लगभग रीड किया है? 1 से 2 बार। जिन्होंने रीड किया हो काउंसलिंग वाला जो पीडीएफ है वो हैंड रेस करें, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लगाओ। किसने किसने रीड किया है? कोई भी नहीं लग रहा है। ये तो गलत बात है फिर तो, है ना? इसीलिए मिला था ये वाला पीडीएफ कि सब लोग एक बार रीड कर लेंगे तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा काउंसलिंग है वो क्या है? परामर्श है। काउंसलिंग क्या रोल प्ले करता है कि जब भी कोई भी केस हमारे पास हो, किसी भी तरह का हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हों, जिसमें मेडिसिन यूज़ कर रहे हों वो भी, या नॉन मेडिसिन वाले जो केस हो जिसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे फिर भी हमें व्यक्ति को स्वस्थ रखना है या करना है, तो कुछ भी हम कोई निर्णय वाली स्थिति में हो कि किसको क्या लेना है किसको क्या नहीं लेना है, स्वास्थ्य के संदर्भ में या और भी कोई फील्ड हो सकता है जहाँ हमसे कोई गाइडलाइन ली जाए, कोई सलाह एडवाइस ली जाए, सजेशंस लिए जाएं, तो क्या होगा कि वहाँ सभी जगह पर हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना है? काउंसलिंग यूज़ करना है। काउंसलिंग हमें क्या सपोर्ट कर रही है? काउंसलिंग हमें ये सपोर्ट करती है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको रियल में प्रॉब्लम क्या है। काउंसलिंग क्या सपोर्ट करती है कि सामने वाले पर्सन में रियल में प्रॉब्लम्स क्या है, ये सपोर्ट करती है। और जब हम लोग किसी की रियल प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि हम 50% अपने काम में सफल हो गए। 50% सीधा 50% का रेशियो आता है कि यदि हमने किसी सामने वाले पर्सन की प्रॉपर प्रॉब्लम्स को जान लिया। और आज एक सबका होमवर्क है, सोने से पहले एक बार कुछ नहीं हो तो केवल इसके जो हेडिंग्स हैं और कुछ स्टार्टिंग की लाइंस हैं उनको जरूर रीड कर ले। हमको लग रहा था आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो बस हम इनकी हेडिंग्स को बस एक लाइन या दो लाइन में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए, फिर काउंसलिंग में हमने बात की थी, एक तो काउंसलिंग क्या है? किसी की प्रॉब्लम्स को समझना प्रॉपर वे में, उसके बाद ट्रीटमेंट देना। तो वहाँ कॉस्ट फैक्टर में या क्या प्रॉब्लम का कारण है उसको जानना। दूसरा क्या है काउंसलिंग में कि हमें कभी भी काउंसलिंग करनी है तो किस सिंपैथी रखनी है या एम्पैथी रखनी है? काउंसलिंग करते समय क्या रखेंगे? सिंपैथी रखेंगे, एम्पैथी नहीं रखेंगे, क्योंकि सिंपैथी रखने में क्या होगा कि हम बात को भी समझेंगे लेकिन उस व्यक्ति से पूरा जुड़ेंगे नहीं। तीसरा क्या है कि हमें बात, जैसे उस दिन रचना जी कह रही थी कि सुनना है, लेकिन अब हम लोग कई लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, एक दिन में डिफरेंट एरियाज से केसेस आ रहे हैं, अलग अलग नेचर के लोग हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि काउंसलिंग करते समय लोगों की बातों को सुनना है, एक निर्णय तक पहुंचना है, एक
कारण को जानना है उनकी समस्या का। लेकिन जिसकी काउंसलिंग होती जा रही है, जिसको जिस चीज़ की नीड है, वो पॉइंट्स नोट डाउन हो रहे हैं, सेशंस फाइनल हो रहे हैं कि कितने सेशन किसको चाहिए, किस पर्सन को अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स, ये सब फाइनल कर लिया हमने। लेकिन किसी की बात को अपने हृदय में नहीं रखना है, बस उसको हमने सॉल्यूशन दिया है, एज ए डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उससे हमें जुड़ना नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम जुड़ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। यदि सामने वाले की समस्या है, उसके दुख से हमने अपने आप को पूरा जोड़ दिया, सिंपैथी की जगह एम्पैथी में चले गए, तो क्या रिजल्ट आएंगे। मैम हमारा बर्नआउट होगा, मीन्स हम अपने आप को डिटेरियोरेट करेंगे अपनी हेल्थ को। ठीक है, और क्या होगा, एक कारण। दूसरा, मैम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे। वेरी गुड। तीसरा, मैम हमारे निर्णय में बायसनेस भी आ जाएगी। वेरी गुड। और सामने वाला जो पेशेंट है वो अपनी बात को अच्छी तरह से बता पाएगा। बस ये समझ लें कि जितना जितना हम डिटैच्ड होकर किसी की बात सुनते हैं, उतना हम सॉल्यूशन के पास तक पहुंच जाते हैं। और जितना हम अटैच्ड होकर किसी की बात सुनते हैं, हम किसी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे, या सॉल्यूशन के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। तो डिटैच्ड होने का मतलब ये नहीं है कि उसको इग्नोर करना। डिटैच्ड होने का मतलब है, जो अभी दीप्ति ने एक वर्ड यूज़ किया, कि कोई बायसनेस नहीं है, कि आराम से टोटली डिटैच्ड होकर सामने वाले की बात सुन रहे हैं और एक उसके कारण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही कारण पता चलेगा समस्या का जो भी है, फिर उसको हम क्या देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा, अब आते हैं जो काउंसलिंग है और जो मेडिसिन्स हैं हमारी, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं एलोपैथी और इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में, और जो काउंसलिंग है, इन दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि हम पूरा डेप्थ में पढ़ाने वाला तो हम उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको पढ़ने वाला पार्ट था, अब नहीं पढ़ा है, ये आपका बहुत वीक पॉइंट कहेंगे यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। जिसने पढ़ा है एक बार अभी भी दोबारा पूछ लें, कितने लोगों ने रीड किया है जो काउंसलिंग वाला पार्ट है, जो ये मंदिर भेजा था सीमा में हमने पढ़ा किया है। तो मैं जैसे उसके हिसाब से जब हम जो आपने बताया मेडिसिन और डॉक्टर्स की जो सलाह है, तो सबसे पहले तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हर जगह योग काम नहीं आएगा। हो सकता है कि जो एलोपैथी है वो उस टाइम पे ज्यादा काम कर रही हो, और हमें ये भी देखना है कि वो किस स्टेज पे है, मतलब उसके जो ऑर्गन्स कितने इफेक्टेड हो गए और किस स्टेज पे है। अगर वो ज्यादा इफेक्ट करके हो गया है, तो हम डॉक्टर्स की सलाह करते हुए ही उसको जो स्टेप्स हैं वो कराएंगे। मान लो अगर डॉक्टर्स की एडवाइस लेकर के हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो हम जो दवाई है उसको कम करा सकते हैं, और ऐसे हमने दवाई कम करा दी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक, बस जो मेडिसिन्स हैं और जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो और काउंसलिंग में इतना अंतर है कि कई बार व्यक्ति का हम लोग लगातार लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। मान लो वो साइकोलॉजी में भी हो सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी फियर भी हो सकता है, और हो सकता है उसको पहले थायराइड की समस्या थी, फिर या बीपी की समस्या रही किसी को, या फिर किसी को डायबिटिक जो पेशेंट हैं, मतलब एक समस्या थी, फिर और बढ़ रही, फ़ायदा किसी में नहीं जा रहा है, दवा वो व्यक्ति बराबर ले रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम दवा तो ले रहे हैं, जैसे बाहर कोई चोट लगी है उसकी दवा ले रहे हैं, लेकिन वो घाव भर ही नहीं रहा है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि लंबे समय तक यदि कोई ट्रीटमेंट लेने के बाद हमें कोई प्रॉपर रिजल्ट ना मिले, तो फिर हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे ही हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो कारण पे पहुंचते हैं। अब कारण किसी व्यक्ति का कोई और है और ट्रीटमेंट हम कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। कारण कोई और है, ट्रीटमेंट हम कुछ और कर रहे हैं। तो कारण काउंसलिंग में पता चल जाता है कि क्या है। अब इसके हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ये हम लोगों ने 2 चीज़ें समझ ही ली थी, कि क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पर।
काउंसलर, काउंसलिंग और काउंसलिंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। कई बार लोगों को कुछ ऐसा करने की हैबिट हो जाती है कि लगातार वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, कि ताला बंद किया है और घर से निकल रहे, बार बार ताले को चेक कर रहे हैं, बंद है या नहीं, बंद है या नहीं। या गैस के नॉब को बंद किया है, बार बार चेक कर रहे हैं बंद किया है या नहीं किया है। या बार बार जा रहे हैं, अपने हाथ को धुल रहे हैं, साफ है हाथ फिर भी धुल रहे हैं। कुछ लोगों को नहाने की हैबिट हो जाती है, मतलब कोई भी काम जो बार बार करने की हैबिट हो रही है। तो ये किसके कारण है? ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो जा रहा है। ऐसे ही कुछ और भी समस्याएं हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल आपको और लेते हैं। जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम लोगों ने क्लासेस ली, इसलिए वहाँ को हमने देखा है इतने करीब से, तो बता सकते हैं। एक पर्सन जो कर्नल थे, अब हैं कि नहीं पता, उस टाइम पे आज से हो गए करीब 10 साल से भी अधिक की बात होगी, 2008 या 9 की बात है। तो वो उनको क्या होता था कि लगातार शंख की ध्वनि सुनाई देती थी, लगातार। उन्होंने अब उनको तो डिफेंस की तरफ से सारी सुविधाएं मिली, हर जगह उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन कोई भी निर्णय पे नहीं पहुंचा कि इनको शंख की ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है। लोग क्या कर रहे थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स, यहाँ फॉरेन में सब जगह दिखाया उन्होंने, एक्सपर्ट्स को दिखाया, इवन साइकोलॉजी में के जो एक्सपर्ट हैं, काउंसलर हैं, इनको भी दिखाया। तो सारी चीज़ों को दिखाने के बाद क्या हुआ कि सबने अपने अपने ट्रीटमेंट दिए, अपनी अपनी थेरेपी दी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जितना कुछ हो सकता था सब कुछ उनको दिया गया। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि उनको शंख की ध्वनि पूरे टाइम क्यों सुनाई दे रही है। और उनका जो लाइफ स्टाइल था वो इतना एक्यूरेट लाइफ स्टाइल कि मतलब उनका ऐसा कहना था कि बचपन से वही लाइफ स्टाइल बिल्कुल बराबर एज इट इज़ वो फॉलो कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठना, शाम को 8:30 के करीब सो जाना, 8:30 के अराउंड खाने में 2 बार ही खाना भोजन करना, योग प्रॉपर करना, किसी से उन पर्सन का कोई 5 पैसे का लेन देन नहीं, अपने काम के प्रति 100% ऑनेस्टी, अपने परिवार के प्रति। मतलब उनका जो हिस्ट्री जो थी उनकी अपने वर्किंग की, अपना जो टाइम ड्यूरेशन सारी चीज़ें दिख रही थी वो इतना एक्यूरेसी में कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। आपको बता दें, जो मेरा काउंसलिंग का वर्क है, किसी दिन आपको दिखाएंगे इस पर कि हमने इस पर क्या किया हुआ है। ठीक, तो मेरा काउंसलिंग स्पिरिचुअल काउंसलर में जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल काउंसलर, क्योंकि जो विश्वविद्यालय है ये जो चीज़ होने वाली है उनसे अपना 20 साल आगे का प्लानिंग में काम करते हैं लोग। तो वो उस समय 2008-9 में एक कोर्स आया था, तो तभी हमने भी किया था। तो ये स्पिरिचुअल, तो वहाँ कहीं से उनको पता चला होगा, जहाँ से भी जिनकी कर्नल की हम बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय आए, और जो आर्ट ऑफ लिविंग में अभी वो यहाँ नहीं है, बाहर हैं, तो उन्होंने जो मेन पर्सन है यूनिवर्सिटी को गुरु जी के बाद आगे बढ़ाने में, उनके पास ले जाया गया और उनसे वो मिले। उन्होंने बस उनको केवल 2 मिनट का टाइम लिया, बस बैठने का, और कैसे हैं बस इतना टाइम लिया। और उनकी प्रॉब्लम का पहले ही आ चुका था कि ये किस लिए आए हुए हैं। बस 2 मिनट के अंदर का उनका जो सॉल्यूशन था, उन्होंने कहा आपकी कुंडलनी जागरण हो रही है। क्या समझ रहे हैं? कुंडलनी जागरण हो रही है, और ये आपका एक बेस्ट सिम्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? बस ये काउंसलिंग काम करती है। क्या चल रहा था? उस साउंड के लिए 2 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और हर एक्सपर्ट व्यक्ति उन पर काम कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या काउंसलिंग, ऐसे बहुत सारे कामों पर, ऐसे हमने एक केस अक्सर सुनाते हैं हम आपको, कि एक केस जो यूनिवर्सिटी को में हमने देखा, एक पर्सन जिनका हाथ ऐसे मुड़ गया, ऐसे करके, यंग पर्सन, और वो हाथ सीधा ही नहीं हो रहा उनका, कोई रिपोर्ट कराओ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है।
सब कुछ ओके है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जब यहाँ पे उनका देव संस्कृति विश्वविद्यालय, अब जिनकी हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले जिनकी सर की बात करें, अब उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अब ये डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो कामाख्या सर वगैरह जो उनकी बुक्स पढ़ते हैं, ये सब लोग उस समय ये डिपार्टमेंट में थे, ऑप्शनल थेरेपीज़ वाले डिपार्टमेंट देख रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर उनको डेली 2-3 दिन उनका ट्रीटमेंट चला, सब कुछ पूछा जा रहा था, अब उनके पास कुछ वो नहीं आया, रिजल्ट नहीं निकला। फिर जो वहाँ के उस समय डिपार्टमेंट में जो सर थे, उन्होंने बस उनको बैठाला, उनसे कहा कि देखिए बहुत टाइम हो गया है, अब हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हमने आपसे सब पूछ लिया, आप बता नहीं पाए, अब हम आपको कुछ पूछ रहे हैं। उन्होंने एक पेन उठाया, पेपर उठाया, 2 लाइन लिख कर दी, उन्होंने कहा बस आप ये बोलिए ये यस है कि नो है। वो एकदम से शॉक्ड हो गए। तो जब किसी का शॉकिंग फेस आ जाए तो आप इतना तो समझ लेना समथिंग इज़ रॉन्ग, या कुछ ऐसा हो रहा है जो ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं है, या तो अच्छा या तो ख़राब। फिर उन्होंने कहा बस आप हमें यस और नो बोलिए, बाकी की बात तुम बाद में करेंगे। तो उन्होंने बड़ा धीरे से करके यस बोला, और जैसे उन्होंने यस बोला तो ये जो हाथ है थोड़ा सा मोमेंट में आना शुरू हुआ, ऐसा लगा अब कुछ हो सकता है इसमें। फिर उन्होंने, अब वो हम पूरी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि वो थोड़ा सा विषय दूसरा है, बस इतना हम बता रहे कि वो क्या था कि उनके कुछ फैमिली में ऐसी घटना हुई थी जो कि वो ना करने योग्य थी, और वो थॉट उनके माइंड में बहुत ट्रिगर कर रहा था। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं कि हमें खुद से पता है ये नहीं काम करना है, लेकिन हमको लग रहा कर ले, तो अब हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हमने पूरे फोर्स के साथ उस ना करने वाले काम को रोकने में सफल हो गए, तो अचानक से उसका एक बोलते हैं, वैसे बोले एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म तो पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा, साइकोलॉजी में बोले तो सडन किसी पार्ट पे काम हुआ है। अब वो पार्ट केवल इतना है कि वो अब जो मुड़ा है हाथ, अब वो सीधा ही नहीं हो रहा, बस इतना उसमें केवल चेंजेस आए हैं बॉडी में, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग थे, वो थॉट पैटर्न, कि हमने ना वाले काम को हाँ में अपने ऊपर हमने एक तरह से विजय प्राप्त की है, बस ये समझ लें कि हमने सफल हो गए उस काम को ना करने के लिए। तो उसका असर हमारी बॉडी में दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि ब्रेन का जो हार्मोन्स थे उन्होंने एक एरिया पर अपना अटैक कर दिया पूरा जाकर। अब क्या हुआ कि जैसे उनको वो सब चीज़ें बताई, फिर उन्होंने नॉर्मल किया। उन्होंने कहा अब आप एक काम करिए, पेन लीजिए, जो हमने लिखा है पेपर पे, इस घटना को ज़रा आराम से आप डिफ़ाइन करिए पेपर पे डिफ़ाइन करवाएगी। उसके बाद उनसे कहा अच्छे से इसको फाड़ दीजिए, पेपर को पूरा टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। फिर बोला कि जाओ अब इसको गंगा जी में डालो, वहाँ पे अच्छे से नहाना, अपना एक प्रायश्चित कर लेना कि हमने तो अच्छा ही किया, कि बुरा विचार था उसको हमने अच्छे में कन्वर्ट किया, और आराम से गंगा जी में बैठ के वापस आ जाना। ये काउंसलिंग का पार्ट है। तीसरे दिन वो नॉर्मल हाथ होकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय चले गए। ठीक, इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात नहीं बता रही, ये तो हमने वहाँ देखा है क्योंकि 2 डिपार्टमेंट वहाँ के टॉप मोस्ट रहे हैं, योग का और साइको का। तो ये हमने देखा है इसलिए बताया। बाकी जो एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं, काउंसलर हैं, वो सब यही काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्यों घटना सुनाई? क्योंकि काउंसलिंग इतना डीप में काम करती है कि जिन चीज़ों के आपके लंबे समय से सॉल्यूशन नहीं आ रहे होते हैं, वहाँ काउंसलिंग कैसे रोल प्ले करती है। हमने एक और एग्जांपल बताया था, वो जब क्लिनिक मेरा ओपन हुआ था तब हमने वो बताया था। यहाँ पर एक पर्सन है, नाम नहीं बताएंगे, उनके ताले की फैक्ट्री चलती है। वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, काउंसलिंग के लिए। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ, अब फैक्ट्री चलती है तो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं है, तो वो व्यक्ति का क्या हो रहा था, पेट साफ होने की प्रॉब्लम इतनी भयानक कि कुछ भी कर लो दुनिया की चीज़ें, 25 साल से डाइट से लेके मतलब कोई चीज़ बाकी नहीं है, लेकिन वो उनका पेट साफ नहीं हो रहा है। हमने थोड़ी सी उनसे बात की, कुछ उनसे वर्ड्स राइटिंग करने को बोले, फिर हमने बस उनका जज किया। उनके अंदर क्या था ना कि सब कुछ तो कर रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि अपनी फैक्ट्री को हम कभी किसी को हैंड ओवर नहीं करेंगे, ना अपने बच्चों को, ना अपने किसी को, मतलब जो अपना हमने जिस चीज़ को बनाया है उसे कभी किसी को हैंड ओवर नहीं करेंगे। जब इतना गहराई में आप किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो जो लोभ की प्रवृत्ति होती है ये आपके कॉन्स्टिपेशन को जड़ बना कर रखती है, इसमें कुछ काम नहीं। कितने लोगों को काउंसलिंग के सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं?
जिनको समझ में आ रहा हो वो हैंड रेस करेंगे, नहीं आया हो तो पूछ, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना फिर आपको ऐसे तो हम पढ़ाते जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल इसलिए काउंसलिंग की जाती है कि काउंसलिंग में कैसे कॉस्ट फैक्टर निकाले जाते हैं। बोलेंगे दीप्ति कुछ कह रहे हो कि यस बोला है? यस बोला है। अच्छा ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है काउंसलिंग के कि कैसे काउंसलिंग हमारी काम आती है। ठीक, एक बात को अपने सी में सिलेबस में नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर वो माइंड से मेरे स्लिप हो जाएगी। उसको लिखिए, ऑस्ट्रेलिया में या जितने हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर पहले नंबर पे है, बाकी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब भी कोई काउंसलर 20 टाइम्स काउंसलिंग कर लेते हैं, जब भी कोई काउंसलर, एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो 20 टाइम्स किन्हीं भी पर्सन की काउंसलिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर उनको अपनी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, तो उनकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक, ये रूल्स में आता है। जब भी कोई जो एक्सपर्ट काउंसलर है 20 टाइम्स काउंसलिंग कर लेते हैं, फिर उन्हें खुद की काउंसलिंग लेनी होती है। इंडिया में काउंसलिंग का लेवल स्पिरिचुअल काउंसलिंग में क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम लोग संत महापुरुष, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, तो यहाँ कोई शिष्य यदि गुरु पदवी को प्राप्त भी कर ले, क्योंकि योग में इसीलिए पढ़ रहे हैं, वो गुरु पदवी को प्राप्त भी कर ले, तब भी वो शिष्य अपने गुरु जी का ही ऋणी होता है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी काउंसलिंग हर समय हो रही है, तो यहाँ पर ये रूल नहीं है। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जब वो स्पिरिचुअल काउंसलर में आ रहे हैं। तो जितने हमारे, जैसे अभी हम लोग श्री श्री रविशंकर जी की बात करें, एक इनको क्या बोलेंगे आप? स्पिरिचुअल काउंसलर। ठीक, तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो परंपरा है, ये सब स्पिरिचुअल काउंसलर में आते हैं। क्योंकि काउंसलिंग कई तरीके से होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है, और एक पर्टिकुलर फील्ड की काउंसलिंग होती है कि किस फील्ड के लोग बैठे हैं, और एक होता है डिफरेंट एरियाज़ के लोगों की काउंसलिंग एक ग्रुप में होती है। ये 4 तरह से काउंसलिंग को डिवाइड किया है। तो जो हमारे यहाँ इंडिया में जो स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, ये सब क्या हैं, जो रियल में काउंसलर हैं, वो सब क्या है, वो इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, ग्रुप में भी कर रहे हैं। जैसे सिस्टर शिवानी है, ये क्या है? स्पिरिचुअल काउंसलर। स्पिरिचुअल काउंसलर है। ठीक है, अब स्पिरिचुअल भी लगा है और काउंसलर भी लगा है, तो दोनों में स्पिरिचुअल और काउंसलर दोनों को मिलाकर हमें क्या समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक से कनेक्टेड है। नहीं, एक आध्यात्मिक से, यानी वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन भी दे रहे हैं और हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जा रहे हैं। ठीक है, पहले स्पिरिचुअल होना पड़ेगा तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, पहले हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, फिर हम काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल और काउंसलर जब दो लगे, तो इन वर्ड्स के बीच में क्या अंतर आ रहा है? अभी हमने एक स्पिरिचुअल मैटर से रिलेटेड काउंसलिंग ही करेंगी। लाइक किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो उससे कनेक्ट नहीं करेंगी, उसके पीछे जो रीजन है वो देखेंगी। स्पिरिचुअल मैटर्स पे काउंसलिंग। ठीक है, अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे सपोज ऑस्ट्रेलिया में जैसे हैं लोग हैं, या जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में बहुत, अब जितने अच्छे सिटीज़ हैं, जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ तो ये हो गया है कि व्यक्ति सबसे पहले काउंसलर के पास जाता है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ क्या है, सिर दर्द हुआ तो भी डॉक्टर के यहाँ, सिर दर्द किसी भी कारण हो जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। ठीक है, और वही सेम एक अगर मेडिकल स्टोर जा रहे हैं तो एक ही पिल्स लेकर आ जाएंगे सब, क्योंकि और ये हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे सिर दर्द का कारण क्या है। तो जितने डेवलप्ड सिटीज़ इस समय हैं, वो सभी पहले कहाँ एडवाइस करते हैं, काउंसलर के पास जाओ और कारण पता करके और फिर किसी और के पास जाना है। तो जो काउंसलर जब वर्ड लगता है, देखिए जब काउंसलिंग लगे या क्योंकि अभी हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं, ये पार्ट स्पिरिचुअल काउंसलिंग में जा रहा है। ठीक है, किस में जा रहा है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग में। अब काउंसलिंग और स्पिरिचुअल काउंसलिंग में थोड़ा सा अंतर क्या है, जो काउंसलर है, जो हमारा डायरेक्ट साइको से आ रहे हैं, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमें केवल जो भी बताएंगे उसमें कुछ ड्रग्स भी होंगे,
दवा के फॉर्म में। ठीक, कुछ हमारा एक नाम लिखिए CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक, ये सब मोस्ट यूजफुल थेरेपी का नाम है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये क्या है? ये किसी के बिहेव को कैसे चेंज करना है। तो ये सब कौन कर रहा है? सब काउंसलर कर रहे हैं जो साइको वाले हैं, वहाँ पे हो रही है। और कुछ ड्रग्स दिए जाए, मान लो किसी को नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो कुछ ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं और थेरेपीज भी वो की जा रही है। इस समय जो हमने आपसे बोला कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में 20 साल पहले की प्लानिंग चलती है वहाँ काम करने की। इस समय जितने भी एक्सपर्ट जो काउंसलर हैं साइको वाले, वो अब सभी योग के एक्सपर्ट को रखना शुरू किया है हमने अपने पास, क्योंकि जब तक योग को शामिल नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर थेरेपी कंप्लीट नहीं हो रही है वहाँ पर। ठीक, अब देखते हैं जो स्पिरिचुअल और काउंसलिंग वर्ड लगा हुआ, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल में जाएगा। अब काउंसलिंग क्या है? तो काउंसलिंग तो डायरेक्ट साइको का पार्ट, स्पिरिचुअल काउंसलिंग में क्या है? अब जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो ध्यान रहे काउंसलर को क्या पढ़ना होता है। काउंसलर को जो इसमें आपको चीज़ें बता देते हैं, इसके अंदर क्या क्या कनेक्ट होगा, फिर बस ऑनेस्टी के साथ इतना काम कर लेना, PDF पूरा पढ़ लेना। ठीक है, वो पहले पढ़ लेते तो और अच्छा होता। इसमें क्या है कि सबसे पहले जब अगर हम स्पिरिचुअल काउंसलर बोल रहे हैं, वहाँ पे नीचे लिखते जाएंगे कि स्पिरिचुअल जो काउंसलर होते हैं उनको पढ़ना क्या होता है, वो बनते कैसे हैं जाकर। ठीक है, क्योंकि वो आपके पार्ट है, इसका ये जो यूनिट है उसमें है, उनको पढ़ना होता है सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्रॉपर। ठीक, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई, फिर साइकोलॉजी हो गई, और साइकोलॉजी में भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और फिर उनका जिस डिपार्टमेंट में जिसमें जाना चाहते हैं, क्लिनिकल में जाना चाहते हैं या अलग टीचिंग में, वो उनका पार्ट हो गया। इसके बाद फिर इन्हें पढ़ना होता है एस्ट्रो काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी का ब्रीफ नॉलेज इनको चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का ब्रीफ नॉलेज चाहिए। फिर इन्हें आयुर्वेद का ब्रीफ नॉलेज चाहिए। ठीक, और फिर इन्हें योग दर्शन का प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ठीक, ये सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल काउंसलिंग के। बस इसमें से केवल एक पार्ट हटा दें, योग दर्शन वाला, आयुर्वेद वाला, तो ये सब किसके हो जाएंगे? सारी चीज़ें जो हमारे साइकोलॉजी वाले हैं उनकी काउंसलिंग होगी। जब स्पिरिचुअल ऐड करेंगे तो 2 पार्ट ये और बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में साइकोलॉजी का सबसे टॉप के 2 ही हमारे बुक्स हैं, एक श्रीमद् भगवद गीता है और एक योग दर्शन है। तो काउंसलिंग में योग दर्शन श्रीमद् भगवद गीता से भी अधिक सपोर्टिव है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? नहीं तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी बात हम लोगों ने, इस तरह का टॉपिक नहीं आया तो ऐसी चर्चा भी नहीं की हमने कभी भी। सबको बात समझ में आ रही है? हेलो जी दीदी, आ रही है। ठीक है, कि स्पिरिचुअल आ रही है। मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी हमें नहीं बताएंगे ना? हम अभी आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी क्योंकि उतना तो फिर बहुत डीप में हो जाएगा। बस एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें अगर देखनी हो तो वो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, किसी का मान लो किसी को कफ की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वात पित्त कफ में क्या देखेंगे? अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बस 3 चीज़ों को देख लें, यदि कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो चंद्रमा वीक है, मून। ठीक है, पित्त की प्रॉब्लम हो रही है तो सन बहुत अधिक हायर स्टेज पे जा रहा है। फिर वात, पित्त और कफ। फिर वात की अधिक प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सा तत्व उनका वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है वात में? प्राण वाला। ठीक है, तो बस ऐसे करके ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हम लोग उसमें चेक कर पाते हैं। ठीक है, मान लो किसी का अपने पिता से बहुत अच्छे संबंध हैं, कौन सा स्टार उसका अच्छा होगा? सन। ठीक, किसी के माँ से बहुत अच्छे संबंध हैं, कौन सा स्टार अच्छा होगा? चंद्रमा। चंद्रमा, मून। ठीक है, किसी के भाइयों से बहुत अच्छे संबंध हैं, कौन सा स्टार स्ट्रांग होगा? मार्स, मंगल। ठीक,
भाइयों से अच्छे संबंध है तो मंगल मजबूत होता है हमेशा, ठीक है। किसी का अपने गुरु के प्रति, शिक्षकों के प्रति बहुत आदर है और शिक्षा में बहुत रुचि है, कौन सा स्टार अच्छा होगा? बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति अच्छा होगा। किसी की को बहुत साफ सुथरा, बिल्कुल एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, बहुत सुंदर सजा कर भी, साफ भी हो और सलीके से भी लगा हो, हर काम, अपना घर हो, अपना बैग हो, जाने आने का तरीका हो, अपने पेन पेंसिल कुछ भी कर रहा है, तो ये किस में जाएगा? शुक्र। शुक्र, वेरी गुड, प्रणाम हेमंत भैया, ठीक, शुक्र में जाएगा। ठीक हेमंत भैया, बस हम इन लोगों से कुछ कनेक्ट कर ले फिर आपसे बात करें, क्योंकि पॉइंट चल रहा है। नहीं आराम से करिए, मैं तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी है मेरे को। तो शुक्र हो गया। फिर किसी को एक रुपए हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, या एक छोटा सा सामान हो, एक पेंसिल हो, एक रबड़ हो, 1 लाख रुपए की चीज़ हो, अगर किसी को लगता है ये जिसकी है उसको हमें देना है, या हमने जिससे जो बात कही वो पूरा करना है, कौन सा स्टार अच्छा होगा? शनि अच्छा होगा। हरदीप भैया क्लियर हो गए आपके? हाँ, अब आते हैं एक और, किसी की बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेती हो, ठीक है, और बुद्धिमानों के बीच बैठना पसंद हो, कौन सा स्टार अच्छा होगा? बुध ग्रह। बुध ग्रह, बस यही हो गई इसकी। अब उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हरदीप भैया का क्वेश्चन था, क्योंकि काउंसलिंग का वो पार्ट है, ठीक है, क्लियर है, ये काउंसलिंग का पार्ट है। तो ये हम लोग किसी को देख के फटाफट जज कर लेते हैं, ठीक है, हमको भी बहुत दीदी वो पिता के लिए कौन सा बताया ग्रह? सन, सूर्य, ठीक है। किसी की अपनी वाइफ से, अपनी बहनों से बहुत अच्छे संबंध, वाइफ से और बहनों से, कौन सा स्टार अच्छा होगा? शुक्र ही होगा। शुक्र ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है? सातवां घर। किसी को हम जिनको लेबर, मजदूर, ऐसे वर्गों के प्रति भी सहानुभूति हो, कौन सा स्टार अच्छा होगा? कोई भी मजदूर वर्ग हो, कोई भी ऐसे, कौन सा स्टार अच्छा होगा? शनि, ठीक है, सैटर्न। राहु नहीं, राहु तो हमेशा होता है लग्जीरियस वाला, राहु को तो ये बस ये केन प्रकार रातों रात 10 अमीर बनना है, ठीक है, राहु तो ये वाले, राहु है राजग्रह, राजयोग बनाता है, ठीक है, लेकिन वो राजग्रह 2 तरह से, बुद्धिमानों के साथ बैठा तो ईमानदारी से राजयोग बनाएगा, लेकिन वो जल्दी बुद्धिमानों के साथ नहीं, वो फास्ट काम करने पे राहु काम करता है, ठीक है। लेकिन कई बार होता भी है कि लोग बैठते भी हैं तो वो भी राहु, तो राहु राजयोग बनाता है। तो ये राहु और केतु क्या है? जहाँ राहु होगा, जिसका अधिक स्ट्रांग होगा, वो लोग क्या करेंगे, वो किसी भी तरह से काम को पूरा करेंगे। अब केतु जिनका 7th हाउस होगा, 7 नंबर होगा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमेशा बहुत, जिसे मिस्टीरियस लाइफ बोलते हैं या स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं, वो हर बात को बहुत गहराई में सोचेंगे, समझेंगे, निर्णय निकालेंगे, और अध्यात्म के जगत में जितने डीप में लोग गए हैं उनमें से मोस्टली लोग सब केतु वाले हैं, क्योंकि केतु वालों को कष्ट बहुत मिलता है, भयानक कष्ट मिलते हैं केतु, ठीक, तो इसलिए उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्वाभाविक हो जाती है, ठीक। तो ये सब क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ जब स्पिरिचुअल काउंसलिंग की जाती है तो बड़ा फटाफट ये सब सपोर्ट कर जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब, क्योंकि ये भी तो पता, अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें होता क्या है, ये केवल काउंसलिंग का मतलब ये थोड़ी कि बस आए हैं, जैसे आप योग में जा रहे हैं तो क्या पढ़कर योग में गए हो, ठीक है। तो काउंसलिंग में हम काउंसलर बन कैसे रहे हैं, हमने उन चीज़ों को भी आपको बताया कि क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक ब्रीफ नॉलेज जो है हमारा, एक पूरा पेपर होता है वो एस्ट्रो काउंसलिंग का होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम जब किसी की काउंसलिंग करने जा रहे होते हैं तो हम सामने वाले को देखते हैं और हम चीज़ों को पता कर लेते हैं, ठीक। अब आते हैं कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, फिर आपके उसमें पॉइंट्स में आते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट तो पहले बीजारोपण देख ले करने, ठीक, कि किसी की काउंसलिंग करनी है, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक, क्योंकि आपको अपनी थेरेपी देनी है तो वहीं यूज़ करना है। सपोज़ उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो एक्सपर्ट हैं, कि क्या करेंगे आप, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ बोल ही नहीं रहा है, आप बहुत टाइम उसको के साथ स्पेंड कर रहे हैं, नहीं बोल रहे, जवाब ही नहीं दे रहे,
तो आप क्या करेंगे उसको? आप कहेंगे लिखने को। ड्राइंग करवानी। अब मान लो लिखा भी नहीं उसने, ड्राइंग भी नहीं की, अब क्या करेंगे उसको? ठीक है, तो अब कुछ नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा चलने को बोलेंगे कोई भी बहाने से। ठीक, हालांकि जो बैठता है काउंसलर तो उसको देख के ही पूरा निकालेगा जिस्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमने चलने के माध्यम से या चलते फिरते कभी हमने कोई दीवार पे कुछ हमने खुद ही देख लिया कि वो रूम पे जब बैठा है, हमारे सामने बैठा है, तो वो देख कर रहा है। ठीक, अब हमने देखा कि वो देख रहा है, जो शांत वाली सीनरी है या शांत वाली चीज़ों को देख रहा है, कि घड़ी को देख रहा है, कि वो हमी को देख रहा है, और हमें देख रहा है तो हमें वो क्या देख रहा है, कि बोर्ड को देख रहा है। तो वो जिस जगह पर गेजिंग आइज, पता है ना रेजिंग, वो क्या होता है घूरने वाली से ना, एक टक कॉन्सेंट्रेट कर गए। यदि वो जिस जगह ऐसे देख रहा है तो समझ लेना इस चीज़ का संबंध इसके जीवन से जुड़ा हुआ है। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन इसका संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें वैसे ही चीज़ें उससे फिर बात करनी है और चीज़ों को पूछना है। या फिर हमने क्या किया, कुछ थीमेटिक टेस्ट होते हैं टीएटी वगैरह, तो वो सब क्या होते हैं, वो भी काउंसलर वो रखते हैं। वो भी ना हो तो आपने सिंपल सी खुद ही कुछ पिक्चर्स रख रखी है, आपने दिखा दिया, आपने कहा कि चलो इसके बारे में कुछ लाइन्स लिखो, या चलो आपको ये लग कैसी रही है। हमने एक दिन बोला था ना कि एक बच्चा पिस्टल लिए है, ठीक है, और सामने हिरन उसे दिख रहा है। अब 10 लोग बैठे हैं ग्रुप में, पूछा गया, ये टीएटी थीमेटिक टेस्ट है जो इसमें किए जाते हैं। ठीक, अब उसमें किसी ने कहा कि बच्चा ये पिस्टल हिरन को मारने के लिए उठाए, किसी ने कहा बचाने के लिए उठाए, किसी ने कहा बच्चा तो खेल ही रहा है, हिरन सामने से निकल रहा है, किसी ने कहा कि बच्चा तो वहीं बैठा, वो तो सीनरी में हिरन है। ठीक है, जो जैसा जिसके नेचर में जिसके थॉट प्रोसेस होगी वो वैसे ही बच्चे वो प्रिडिक्शन करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, किसी के व्यक्तित्व को देखने के लिए, समझने के लिए बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। और बाकी जब स्पिरिचुअल काउंसलिंग ये सब करके आते हैं, ये सारी पढ़ाई, तो फिर आपका लेवल खुद में समझने में बहुत, आप साधारण ढंग से चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग एक बड़ा पार्ट है, इतना ऐसा छोटा पार्ट नहीं है कि जिसको हम ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज काउंसलिंग क्यों रखी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो काउंसलिंग, तो जब हम किसी को ट्रीटमेंट देने जाएं तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और फिर याद रहे, उसको ये नहीं बताना है कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं आपका कुछ जानने के लिए, उसको बस ये बताना है कि हम आपसे केवल ये जानना चाहते हैं कि आपको कितना आसानी से आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए, आप अपने रोग से मुक्त हो जाए। ठीक, क्योंकि बार बार आप ऐसे कहेंगे हम काउंसलिंग करें तो फिर उसे लगेगा जैसे कुछ हमारे बारे में कुछ अलग से, अभी हम आपसे ही बार बार कहें कि ऐसे वैसे बार बार कहेंगे तो आप ही को डाउट हो जाएगा, और एक बीमार व्यक्ति तो पहले ही डाउटफुल कंडीशन में है। ठीक है, तो उसको हमें डाउट्स में नहीं रहना है, बस उसको एक होता है ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड टॉकिंग करनी है, कि ताकि उसको ऐसा लगने लगे कि हम यहाँ ठीक हो सकते हैं, ये वाली बातचीत उसके सामने है। तो ये हम लोग ने कुछ काउंसलिंग के जो पार्ट थे उनको हमने जितना बेसिक, अब इतनी जल्दी एक जो 1 ईयर का कोर्स है उसको हम इतनी फास्ट भी नहीं डिस्कस कर सकते, बस उसमें कुछ चीज़ें हमने आपको बताई। और इतने दिनों से हम पढ़ाते भी हैं हम लोग, तो यही सोचकर पढ़ा रहे थे कि कभी ऐसा नहीं पढ़ाया है कि हमने सोचा हो कि बस ऐसे पढ़ाते जा रहे हैं। उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसको सामने रख कर ही बात करनी है। ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, जैसे ही आप मनोविज्ञान का अपने काम में यूज़ करते हैं तो आपके सामने जो जैसी चीज़ें आनी चाहिए वैसी आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सामने वाला या तो रुकेगा या तो जाएगा, तो आपको अपना काम अच्छे ढंग से करना है, बाकी फिर लास्ट डिसीजन आपका नहीं है वहाँ पर। फिर एक बात उस दिन भी हम लोगों ने बोली थी कि किसी की बात काउंसलिंग के दौरान किसी से शेयर नहीं करनी, ताकि उसको कभी किसी को फेस करने पर ऐसा फील ना हो कि ये मेरी बात को जानते। इवन यदि उसको लगता है कि हमारे पार्टनर के साथ हम साथ में आए, फिर इंडिविजुअल काउंसलिंग हम कर रहे हैं, या कई बार होता है आप किसी की को थेरेपी देने गए, आपने देखा कि वो व्यक्ति पूरे फैमिली के साथ है, तो फैमिली के साथ आपने अलग बात की, काउंसलिंग का पहला पार्ट है अगर व्यक्ति फैमिली के, तो फैमिली के साथ बात कर ली, अब उनको अलग किया, अब उसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग की। अब लग रहा है कि इसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग में ये पार्ट है जो किसी को नहीं शेयर करना, वो शेयर नहीं करेंगे, बाकी जितना फैमिली के साथ हुआ, जितना उसके साथ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया।
तो वो क्या होगा, वो बहुत जल्दी कोप अप कर जाएगा आपके साथ। और यदि उसे ऐसा लग गया कि जो मेरा वीक पॉइंट था, इन्होंने किसी कारण से वो मेरा कैच कर लिया है और अब वो पूरी फैमिली में जा रहा है, तो वो व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बड़ा ध्यान में रखना, एक पेशेंसफुल स्थिति में रहना। दूसरा, सामने वाला यदि कुछ स्ट्रेस मोड में आ जाए तो काउंसलिंग के दौरान आपको स्ट्रेस मोड में नहीं जाना है, ना एग्रेसिव मोड में जाना है, ना स्ट्रेस में जाना है। दोनों का ध्यान रखना, ना तो उसके जैसे स्ट्रेस में जाना है, ना ऐसा कि वो उसको गुस्सा आ रही तो हमें भी गुस्सा आ रही। ठीक, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेशेंसफुल वर्क है, ये इतना आसान नहीं है काउंसलर का काम कि हमने बस सोचा और हो गया। कई बार लगता है नहीं तो बड़ा आसान काम है, इतना आसान काम नहीं है। पेशेंस बहुत ज़बरदस्त चाहिए इसमें। तो ये क्या था, ये काउंसलिंग के हम लोगों ने कुछ पार्ट्स देखे जो काउंसलिंग के दौरान हमें यूज़ करने होते हैं और सपोर्टिव पार्ट है। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ काउंसलिंग क्या है। तो नेचर ऑफ काउंसलिंग में कॉन्फिडेंस की जो आ गया, गोपनीयता बना के रखना है हमको। ठीक है, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी रखनी है लेकिन वापस सिंपैथी में आ जाना है। ठीक है, एम्पैथी में रुकना नहीं है, क्योंकि एम्पैथी वाला पार्ट तो वो जो स्पिरिचुअल काउंसलर है वहाँ तो चल जाएगा, वैसे नहीं चलेगा। तो अभी खुद की उतनी योग्यता ना हो तो एम्पैथी की जगह कहाँ जाना है, सिंपैथी में जाना है। ठीक है, या फिर इतना हमारे अंदर कमांड हो कि एम्पैथी में जाकर चीज़ों को फील कर लें। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग, मान लो अभी हमने अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम फेस की है, बहुत टिपिकल, मेरे सामने कोई व्यक्ति आया है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी हम लोग हैं, हम ही हैं, हमें अगर कोई से कुछ लेना है पहले तो हम लेंगे नहीं। अब बाई चांस हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो हमने किसी से कुछ लिया, तो हम क्या चाहेंगे, हम यही चाहेंगे कि हमने इससे लिया भी है, इसको रिटर्न भी करना है, लेकिन कभी भी ये बात किसी को ना पता चले, ये हम अपने लिए तो 100% बोल रहे हैं। ठीक, बाई चांस कभी ऐसा हो, पहले तो ऐसा नहीं पड़ता है लेकिन कभी हो, मनुष्य हैं, सबको कोई ना कोई ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम अपने लिए ऐसा सोचते हैं तो फिर हम दूसरों के लिए क्यों नहीं सोचते। इसका मतलब भले ही वो व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम हो ना शेयर कर पाए, लेकिन सोचता तो वो भी यही होगा। ठीक है, ये पार्ट एम्पैथी का है। ठीक, तो लेकिन ये चीज़ जब आप इसके योग्य हो तो ही करें, अन्यथा फिर ना करें। योग्य हो तो करें, अन्यथा फिर ना करें। तो फिर सिंपैथी वाले मोड में रहें कि जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो ये सिंपैथी वाले मोड में जाएंगे। फिर गोल ओरिएंटेड क्या है, जिसके लिए वो आया है वो ही उसका काम पूरा होना चाहिए। ठीक, उसको टारगेट से बाहर नहीं ले जाना, क्योंकि बहुत बड़ी टीचर्स की प्रॉब्लम है, शुरू कहीं से होते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते ही नहीं है। ठीक, तो जितने जो हमने जहाँ से शुरू किया है कंक्लूजन उसी पर आना चाहिए। ठीक, और जितने आपने सेशन लेने का डिसाइड किया बस उतने सेशन में रिजल्ट आना चाहिए। फिर क्या है, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। अब उसके अनुसार देख ले, जो क्लाइंट हमारे पास है, जो काउंसलर हमारे पास बैठा हुआ है, कि उसकी अप्रोच क्या, उसका जो उसकी प्रॉब्लम है बस उसके पास इर्द गिर्द अपने पूरे काउंसलिंग पर वर्क करना है। फिर अप्रोचेस टू काउंसलिंग के अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं। इसमें देखिए CBT लिखा हुआ है, अभी हमने बोला था। ठीक है, सबको ध्यान है, हमने CBT के बारे में बोला था। एक मिनट, अभी हमने बोला था कि अप्रोचेस में जब बता रहे थे, ये ऊपर देखेंगे, अप्रोचेस टू काउंसलिंग क्या क्या हो सकती है हमारी। तो उसमें से है सबसे पहले CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या है, फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स। It is solution focused and often used for issues like anxiety, depression and phobias. इसमें क्या किया जा रहा है कि उसको ऐसी थेरेपीज़ दी जा रही हैं। तो अब क्या, पहले कैसी थेरेपीज़ दी जा रही थी, उनको कुछ ऐसी मूवीज़ दिखाई जाएंगी जो उनके फियर से, उनके एंग्जाइटी से उन्हें बाहर ले आए, ट्रॉमा से। फिर उनको कुछ ऐसे काम दिए जाएंगे जैसे गार्डनिंग में करना, पौधे लगाना, एक पौधा कैसे उग रहा है, या उनको ऐसी चीज़ दिखाई जा रही हैं, पौधे को पानी डालना है। कुछ चीज़ें उसमें करवाई गई कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो बहुत डिप्रेशन का शिकार है, उसे लगा सुसाइडल टेंडेंसीज के लिए वो अप्लाई कर रहा है, बार बार कुछ टेंडेंसी फॉलो करना चाह रहा है। तो क्या किया जाएगा
कि ऐसे लोगों को बोला जाता है, ये एस्ट्रो काउंसलिंग का भी पार्ट है और इसका भी, सिंपल का भी, कि आप कोई भी छोटे बच्चे को लें, और छोटे बच्चों में जानवर के बच्चे हों, कि उनको बहुत प्यार करो और बहुत खिलाओ। तो जैसे ही वो प्यार करते हैं और उन्हें लगने लगता है कि जो सामने वाला वो डॉगी है या जो भी है या गाय के बच्चे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि ये मेरा वेट कर रहे हैं, ये हमको देखकर मेरे पास आ रहे हैं, छूने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे वैसे डिप्रेशन वाली टेंडेंसी डाउन होना शुरू होती है। क्योंकि डिप्रेशन में क्या हो रहा है, डिप्रेशन में सिंपल से क्या सिम्टम आ रहे हैं हमारे, कि व्यक्ति को लग रहा है ना इस दुनिया में हमारी किसी को ज़रूरत है और ना हमको किसी की ज़रूरत है। ये है डिप्रेशन वाले सिम्टम। तो जैसे ही हम लोग की तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा केस हो तो वहाँ पे क्या है कि इस तरह की चीज़ों को जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं तो उन चीज़ों से बाहर आ गए। एंग्जाइटी है, मान लो किसी को एंग्जाइटी है, तो एंग्जाइटी कोई ऐसा किसी कारण होगी, कोई ऐसा टास्क पूरा नहीं हुआ है या अब कोई समाधान नहीं दिख रहा, तभी तो एंग्जाइटी हो रही होगी कोई समय पे। तो एंग्जाइटी जिस काम के लिए है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा किया जा सकता है, एंग्जाइटी से बाहर आ जाएंगे। ठीक, और फिर उनको इससे रिलेटेड बहुत सारे जो हमारे कार्ड्स प्ले करवाए जाते हैं, कुछ मूवीज़ के पार्ट्स हैं, कुछ क्लिप्स हैं, वो सब शेयर कराई जाती हैं, ताकि उसमें ये दिखाते हैं कि कैसे व्यक्ति ने जो टास्क उसका 100 दिन का था वो नहीं पूरा कर पाया, फिर लेकिन जब उसने अपना मेंटल सेटअप बनाया तो 100 दिन के टास्क को 20 दिन में भी पूरा कर लिया। ठीक, तो वो एंग्जाइटी से बाहर आ जाएगा। फोबिया में क्या है, कोई बच्चा है जिसको बार बार डर लग रहा है पानी से, फोबिया में यही होता है, या फोबिया स्टेज फोबिया भी होता है। तो जब कोई फोबिया हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो हम करने जा रहे हैं या हमें जिस चीज़ से फोबिया फील हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वहाँ पास तक ले जाने के प्रयास किए जाते हैं। पहले प्रयास किए जाते हैं वर्चुअल वे में, ठीक है, मतलब केवल ऐसे उनको दूर से दिखा रहे हैं, एक ट्रेनिंग का पार्ट दे रहे हैं, फिर उनको रियल में फेस कराया जाता है। तो ये सब किसका पार्ट है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज का पार्ट है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये उसका ही पार्ट है। तो जो हमने आपको बताया कि CBT सबसे अधिक यूज़ होने वाली थेरेपी है जो हमारे काउंसलिंग में यूज़ की जाती है। फिर है ह्यूमनिस्टिक्स जो अप्रोचेज हैं हमारे रोजर वगैरह की, जो मैस्लो की, ठीक है, अपन बोलेंगे पढ़े जो हमारी बात शुरू हुई थी सिंपैथी और एम्पैथी से, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सिंपैथी में ये होगा कि जैसे आपको अभी आपने कहा कि हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है कार्ल रोजर्स की हमें समझ में नहीं आ रही है। हमने 5 बार आपको पढ़ाया, आपने कहा कि मतलब हमको ये समझ नहीं आ रही है, तो हमने यहाँ सिंपैथी यूज़ की। हमने कहा नहीं समझ में आ रहा है, एज ए टीचर हमको ये पढ़ाना है, ठीक है। अब क्या हो गया कि आपको हमने 5 से 5 बार और भी पढ़ा दिया, फिर भी नहीं समझ में आया आपको, और आप सीखना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसको समझना ही चाहते पर समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब यहाँ एम्पैथी यूज़ करेंगे। एम्पैथी यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि सिंपैथी में अब गुस्सा आने वाला है, ठीक है। अब गुस्सा, सिंपैथी एक टाइम तक होती ना, जैसे बच्चों को आप कह रहे हैं डेली उठो उठो उठो, ये सिंपैथी होगी। नहीं उठे तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप गुस्से में बात करते हैं, ये सिंपैथी होगी। एम्पैथी में क्या करेंगे, आप एक बार फील करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते थे। मान लो 5 टाइम्स समझ नहीं आया, 10 टाइम्स नहीं आया, बट हम समझना चाहते हैं, तो सामने वाला पर्सन को क्या करना चाहिए? यदि वो ये, तो हमने अगर फेस किया होगा ये सब कुछ, तो हम क्या समझेंगे कि हमें नहीं आए, तो हम यही चाहेंगे ना कि हमको कैसे भी समझ में आ जाए। तो ये जब एम्पैथी तब होगी जब हम अपने को वहाँ जाकर देखेंगे, तो एम्पैथी होगी, ठीक। तो एम्पैथी थोड़ा बड़े स्तर की चीज़ है और एम्पैथी तभी यूज़ करें जब अपना प्रोटेक्शन करना आना हो चाहिए। खुद में क्षमा कर नहीं पा रहे हैं, हम दूसरों के लिए एम्पैथी में जाना शुरू किया, तो क्या होगा, ना तो आप एम्पैथी के योग्य बनेंगे और फिर हमारा जो अपना डेली रूटीन है वो बिगड़ जाएगा, ठीक। तो एम्पैथी तब करना है जब हम इतना योग्य बन गए हों, जब हमने अपनी चीज़ पर नियंत्रण आ चुका हो, तब तो एम्पैथी दिखाएंगे, अदरवाइज सिंपैथी दिखाएंगे, ठीक।
तो वो सेफ जोन में है, क्योंकि 5 बार में गुस्सा आ जाएगा तो सामने वाला पूछेगा ही नहीं। ठीक है, ये है सिंपैथी। सिंपैथी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहानुभूति। और सिंपैथी भी तो सहानुभूति नहीं, है। सिंपैथी सहानुभूति है, वो परानुभूति है। इम्पैथी परानुभूति है। सिंपैथी सहानुभूति, इम्पैथी परानुभूति। परानुभूति मीन्स जैसा हम सोचते हैं अपने लिए वैसा आपके लिए सोच रहे। परानुभूति। सिंपैथी मीन्स हो गया बस एक जायज, जितना जरूरी है उतना, उसके आगे नहीं, ये सिंपैथी होगा। मैंने इसका मीनिंग देखा तो इसका समानुभूति है जो एम्पैथी के लिए। एक मिनट है, मैम एक दया मिनट। और करुणा, दया और करुणा। हाँ बिल्कुल वही है। ठीक है, सिंपैथी दया और एम्पैथी करुणा। ठीक है, समानुभूति और परानुभूति पर्यायवाची अपर्णा मैम। अपर्णा मैम आवाज आ रही मेरी? हो गया क्लियर। ठीक है, समानुभूति वही हो गया। परा मीन्स होता है, परा का मीन्स क्या होता है? परावाणी में, अंतर में उतरना, वही समानुभूति होगी। ठीक है, तो वो पर्यायवाची होगी। तो ये क्या है, ये सब का हमें ध्यान रखना है। CBT का नाम ध्यान रखें और ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई है वो ध्यान रखें, कार्ल रोजर्स। और यहाँ मैस्लो नाम नहीं दिया हुआ, ये 2 नाम है। वैसे इतना डीप में अभी आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना हमें पता है, बस CBT को ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, CBT क्या है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो कार्ल रोजर्स वगैरह की है, इन सब लोगों ने इंडियन साइकोलॉजी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया देखेंगे नीचे क्या क्या लिखा हो। इट व्यूज इंडिविजुअल्स एज एन इनहेरेंटली गुड एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये बार बार कह रहे हैं जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है कि जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे तब तक हम अच्छे काउंसलर बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इनका सीधा सीधा मानना है। तो ये सब लोग स्पिरिचुअल काउंसलिंग के पार्ट हैं। तो वो आप उतने डीप में नहीं जाएंगे, इतना हमें पता है, इतना फास्ट नहीं। आप बस CBT को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, CBT को ध्यान में रखेंगे। और जो ऐसे अभी हमने बताया कि एंग्जाइटी को कैसे दूर किया जा सकता है और डिप्रेशन को कैसे, फोबियाज को, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे कि डिप्रेशन किसी को हो तो आप उसको सडन क्या ट्रीटमेंट देंगे। ठीक, तो हमने अभी जैसे बोला था कि किसी भी ऐसी चीज़ से उसको कनेक्ट करवाएंगे, वो कोई जानवर हो, कोई पेड़ पौधे हो, जिससे एक प्रेम वाली फीलिंग से कनेक्ट कराएंगे। तो जैसे ही प्रेम वाली फीलिंग से कोई व्यक्ति कनेक्ट होगा तो उसको लगने लगेगा इसको मेरी ज़रूरत है, हमको इसकी ज़रूरत है। ये फीलिंग को वो फील करते ही उस पर्सन के अंदर जितने सुसाइडल टेंडेंसीज के जो थॉट्स आ रहे हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फोबिया क्या है? फोबिया पहले जैसे मान लो किसी एक उदाहरण दे दे फोबिया का, ये क्वेश्चन पूछते हैं। फोबिया का मान लो कोई बच्चा है, उसको डॉगी को देखकर डर लगता है। बहुत सारे बच्चे बड़े तक हो जाते तब भी डरते हैं। तो ऐसे क्या किया जाता है, ऐसे बच्चों को पहले बहुत सारी चीज़ों की उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको कुछ जंपिंग की ताकि वो थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाए। उसके बाद उन्हें सीनरी में दिखाया जाएगा डॉगी को। ठीक है, और सीनरी में डॉगी को दिखाया गया, वो भौंक रहा है, इस तरह के पिक्चर्स बने हैं, उसका मुंह खुला हुआ है बार्किंग करते हुए। अब वो जैसे ये देखिए, फिर उसके बच्चों को उसके ऊपर हाथ रखवाया जाएगा। ठीक है, उस सीनरी के ऊपर, और हाथ रखवा के उनसे क्या करवाया जा रहा है कि ताकि बच्चों का पहले ये डर खत्म हो जाए कि सीनरी में एक डॉगी है, उसके ऊपर उसने हाथ रखा है, अब डर खत्म हो गया। फिर ऐसे 2 डॉगी, वो डॉग्स के जो बच्चे हैं वो दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद उसको ले जाया जाएगा छोटे डॉगी के पास, जो डॉगी के बच्चे हैं वहाँ ले जाया जाएगा। फिर धीरे धीरे करके ये सारी टेक्निक्स 1 मंथ से 3 मंथ्स तक की प्रोसेसिंग में आती है, और बस उसके बाद उसका फोबिया खत्म। ठीक है, तो ये सब, ये छोटे छोटे इसको एग्जाम्पल रखें, इनको अंडरलाइन कर लीजिए, तो फिर आप और चीज़ों को कनेक्ट कर लेंगे वहाँ जाकर। मैम जो एंग्जाइटी वाले हैं उनको बोल सकते हैं कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, मृत्यु परफेक्ट है, टेंशन मत लो। कर सकते, लेकिन अभी क्या है, जो लोग बिल्कुल इसमें वर्डली लाइफ में है उनको हरदी भैया टाइम लगेगा। ठीक है, उनको यहाँ पर ऐसे नहीं बताएंगे, उनको चीज़ों से जो एंग्जाइटी है उनके टास्क को देखेंगे, किस कारण से इनको एंग्जाइटी हुई है। ठीक है, तो उस एंग्जाइटी को फुलफिल कवर कैसे किया जा सकता है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तब समझ, तब उनको क्लियर बोलेंगे। हेमंत भैया देखो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब इसको स्टॉप कर दीजिए, शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। 1 मिनट करें। सबको आवाज आ रही है क्या मेरी? देखो, आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब और मैं मिलकर के एक ऑनलाइन और ऑफलाइन योग के टीचर्स की
और थेरेपिस्ट की जैसे टीम तैयार करने का विचार पिछले दिनों कर रहे थे, और आगे भी इसको हम काम को करना चाहेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? तो आप लोगों में से जो लोग योग्य होंगे, पात्र होंगे और अच्छे नॉलेजेबल होंगे और अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, उनको हम अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन टीम में शामिल करेंगे। इससे केवल एक ये काम नहीं है कि आपका इनकम का एक सोर्स बढ़ेगा, ये तो डिफरेंट थिंग है, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो तो कोई बात है। बात है कि आपको काम करने का मौका मिलेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, और जितना अच्छा आप लोग ज्यादा लोगों पर काम करेंगे उतना वो चीजें पक्की होंगी, मजबूत होंगी। तो समाज को दे पाएंगे। समाज को कब दे पाएंगे? जब स्वयं स्वस्थ होंगे, परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। तो हमारा डॉक्टर साहब का पिछले साल भर से इन्हीं बातों पर चर्चा चल रही है कि जो योग्य लोग हैं उन लोगों को अपने साथ अपने जोड़ा जाए। तो अब आप लोग लेवल 6 वाले लगभग हो ही गए हो, थोड़े दिन में पास भी हो जाओगे, है ना, तो क्वालिफाई भी हो जाओगे। तो अपने एक एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझा करो। छोटी छोटी चीजों में बड़ी सार की चीजें हैं। अगर हम किसी को डांट भी लगाते हैं, चाहे डॉक्टर साहब हो चाहे मैं हूँ, तो इनका बड़ा महत्व होता है। बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि हम न तो इस बात को सोचते हैं कि हमारा कोई व्यक्ति एक कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। हम तो हमारा एक कर्तव्य पूरा करते हैं कि हमको भगवान ने शिक्षक होने का दायित्व दिया है, तो कम से कम उसको हम ईमानदारी से पूरा करें। तो इसीलिए हर चीज आपके लाभ के लिए ही होती है। तो उस दृष्टि से आप एक एक चीज को गहराई से समझो। जरूरी नहीं है योग थेरेपी के सिलेबस में लिखा हुआ